गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 11th का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या वेव्स। उसमें ये देखा था कि जब भी एनर्जी रेडिएट होती है, एनर्जी ट्रैवल करती है, तो वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है और उसके साथ उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ी हुई थी वो हमने देखा, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी देखा, वेवलेंथ देखा, वेव नंबर देखा, एम्पलीट्यूड की बात की थी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम है, इससे बिल्कुल क्लियर है कि एक ऐसी वेव जिसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी एसोसिएट करती है और मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट करती है, इसलिए नाम आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इसको समझिए आप। जैसे मान लो यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल ऑसिलेट करता है ना, ऐसे ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। तो जब ऑसिलेट करेगा तो इसके साथ जो एनर्जी रेडिएट हो रही है दैट इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, है ना, वो वेव के फॉर्म में निकल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पार्टिकल हूं, है ना, ये मेरा एक्सिस हो गया सीधा। अब अगर मैं यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा हूं तो मेरे से जो भी एनर्जी रेडिएट हो रही है, जो एनर्जी निकल रही है, वो वेव के फॉर्म में निकल रही है ना, वो ऐसे वेव के फॉर्म में चल रही है। ठीक है, अब ये जो वेव्स के फॉर्म में एनर्जी जा रही है, इस वेव के साथ दो चीजें एसोसिएट करके चल रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और कंडीशन ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसे अगर मैं यहां हूं और ये एक्सिस है और इस तरीके से वेव चल रही है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और नीचे ऐसी जा रही है, ठीक है, एक अप और एक डाउन, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ऐसी हॉरिजॉन्टल चल रही होगी, है ना, एक आपकी तरफ जा रहा होगा और एक इस तरफ जा रहा होगा। वो मैंने यहाँ डायग्राम से समझाया है। ठीक है, अगर ये इस तरीके से ऊपर नीचे ऐसा चल रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहीं से इसी के परपेंडिकुलर क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये जो हमने डार्क से बनाया है दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और यहां हम समझ सकते हैं इसको देख के कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के क्या हो गई, परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो जब भी कोई पार्टिकल ऑसिलेट करेगा या कहीं से भी एनर्जी रेडिएट होगी, तो जब वो वेव्स के फॉर्म में चलेगी तो उसके साथ दोनों चीजें एसोसिएट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये जो वेव्स आ रही है, इन वेव्स की या इन्हीं वेव्स को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है तो हम इनको रेडिएशंस बोल देते हैं। ठीक, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था जिसमें वेवलेंथ थी, वेव नंबर था, है ना, लैम्डा था दैट इज वेवलेंथ, न्यू था फ्रीक्वेंसी। यहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में 5 हमने यहां लिख रखी है। पहला है जो मैंने आपको बताया कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जब कोई चीज इस तरीके से ऐसे चलती है, ऑसिलेट करना मतलब एक पॉइंट से शुरू होना, जाना, उस पॉइंट पे आना, फिर वापस जाना। जैसे पेंडुलम होता है वॉच का, तो वो अगर एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो पहले इधर मूव करता है, फिर सेंटर में आके इधर मूव करता है। तो वैसे ही अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है जो जनरेट हुई है ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से, तो वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड generated by oscillating charge particle are perpendicular to each other. Simple. Second है waves do not require any medium for propagation. जो वेव होती है वो बिना किसी मीडियम के प्रोपगेट कर सकती है। दिस इज द रीजन कि सनलाइट जो है वो सन से हमारे तक पहुंच रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। उसके बाद थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड न्यू। लैम्डा इज वेवलेंथ एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे एक्सरे हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, है ना, गामा रेज हो गई, अल्फा रेज हो गई, इंफ्रारेड हो गई, अल्ट्रावायलेट हो गई, विजिबल रेज हो गई, तो ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं ये सब एक दूसरे से दो चीजों में डिफर करती है, एक वेवलेंथ और एक फ्रीक्वेंसी। फोर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल विद द सेम स्पीड। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो सेम स्पीड से ट्रैवल करेगी और वैक्यूम में जो स्पीड होती है दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ दैट इज लैम्डा और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज न्यू, द कंप्लीट स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशंस हैं, अगर हम उनको अरेंज कर दें, चाहे इंक्रीजिंग लैम्डा दैट इज वेवलेंथ के फॉर्म में या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, तो हमको एक पूरी कंप्लीट सीरीज मिलेगी जिसको अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। उस सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
क्लियर है? तो बिल्कुल सिंपल सी चीज थी कि अगर एनर्जी निकल रही है तो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगी, जो वेव होगी उसके साथ दो चीजें होंगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दूसरा, वेव जो है उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपगेशन के लिए। तीसरा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो दो चीजों में डिफर करती है, एक वेवलेंथ और दूसरा फ्रीक्वेंसी। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी होंगी वो सारे ट्रैवल करेंगे सेम स्पीड से, और वैक्यूम में स्पीड कितना हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लास्ट हमने बोला कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है अगर उनको हम अरेंज करते हैं किसमें, इंक्रीजिंग लैम्डा और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में, तो हमको एक पूरी सीरीज मिली, दैट सीरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्लियर है? आप इतना कंप्लीट करें, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं कि कौन कौन सी रेडिएशंस हैं और किस लैम्डा की और किस न्यू की वैल्यू पे हमको क्या मिलेगा वो देख लेते हैं, और हम उसको कैसे याद रखें वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए। चलिए, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने पूरा स्पेक्ट्रम बना दिया है जिसमें आपको अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और विजिबल का रीजन जो है वो दिख जाएगा। ठीक है, ऊपर जो वैल्यू ली है 10⁻24 से डिक्रीज होते हुए 10⁻2 पर, दैट इज न्यू विच इज फ्रीक्वेंसी, है ना। ये हमारे लिए क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, और हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी में डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नीचे हमने 10⁻⁻16 से 10⁻6 तक लिया है, दैट इज लैम्डा। लैम्डा हो गया क्या, वेवलेंथ, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फ्रीक्वेंसी के कौन से ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और वेवलेंथ के कौन से ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करते हैं तो मुझे एक सीरीज मिलती है, और इस सीरीज को मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब इसमें अगर अपन देखें, है ना, ऐसे अगर देखें तो 10⁻24 से 10⁻20 के बीच में लगभग जो मिल रहा है दैट इज गामा रेस। उसके बाद 20 के से लेकर 18 और 16 मतलब 17 के आसपास जो मिल रहा है दैट इज एक्स रेस। वैसे ही यूवी मिल गया, और यूवी और आईआर, है ना, इनके बीच का ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन पे मुझे ये मिल रहा है। यहां जो मैंने लैम्डा लिखा है वेवलेंथ, दैट इज इन मीटर, और ये जो बीच के रीजन में से मैंने निकाला है दैट इज इन नैनोमीटर। क्लियर है? और ये जो बीच का रीजन होता है दिस इज कॉल्ड एज विजिबल स्पेक्ट्रम, जिस लाइट को हम देखते हैं। ठीक है, जिसको आप छोटी क्लासेस में विबग्योर के नाम से पढ़कर आए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपने पढ़ा कि अगर हम एक प्रिज्म लेते हैं और व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में बिखरती है, तो वो जो 7 कलर्स निकलते हैं दैट आर विबग्योर, जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। वायलेट, फिर धीरे से इसमें मिक्स हो जाएगा इंडिगो, फिर ग्रीन, फिर सॉरी इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। ठीक है, और कलर एक दूसरे में मिक्स मिलेंगे, कहीं पर अपने को ये नहीं दिखेगा कि एग्जैक्ट अलग अलग है। ठीक है, जैसे रेनबो बनता है। तो ये विजिबल आ गया। विजिबल के बाद और अगर हम फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज करें तो आईआर हो गया, फिर माइक्रोवेव्स हो गया, फिर रेडियो वेव्स हो गया, जिसमें एफएम और एएम मैंने अलग अलग बना दिया है। उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव्स। क्लियर है? जैसे जैसे हम इस तरफ जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। अब फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट मींस कि इधर आने वाली जितनी भी वेव्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती हैं, बिकॉज उसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और इधर आने वाली की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक गिवन टाइम में ज्यादा वेव्स निकल सकती है, लेकिन वेवलेंथ क्या होगी, छोटी, बिकॉज हमने पढ़ रखा है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। क्लियर है चीज? तो ये हमने बना लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें कोई डाउट अभी? ठीक, 10⁻24 से 10⁻2 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, 10⁻−16 से 10⁻6 लैम्डा, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, और बीच में हमको मिल गया क्या, विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसकी रेंज है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में, जो स्टार्ट होगा वायलेट से और खत्म हो जाएगा किस पे, रेड पे। क्लियर? ये आप बना लें। ठीक है, अब ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया कि आपको कैसे याद रखना है। हमारे पास रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा, 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इनमें से किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या फ्रीक्वेंसी है और क्या वेवलेंथ है और कहां काम आती है वो मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है, तो इट बिकम्स इजी कि हम याद कर सकते हैं। रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखें तो 10⁵ से 10⁸, माइक्रोवेव 10⁹ से 10⁻11, इंफ्रारेड 10⁻12 से 10⁻13, विजिबल लाइट 10⁻13 से 10⁻14, अल्ट्रावायलेट 10⁻15 से 10⁻16,
एक्स-रेज 10⁻17 से 10⁻19 और गामा रेज 10⁻20 से 10⁻21। ठीक है, जहां ये यूज में आ रही फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। लैम्डा में दे दिया हमने 10⁻2 से डिक्रीज करते हुए 10⁻−12 तक। और रेडियो वेव्स की बात करें तो सिग्नल ट्रांसमिशन में जो एफएम एएम हम सुनते हैं वो हो गया। ठीक है, जो टेलीफोन की ब्रॉडकास्टिंग वगैरह जो हम कर रहे हैं, सिग्नल्स वगैरह भेज रहे हैं, वहां पर सारी चीजें। माइक्रोवेव्स की बात करें तो रडार में यूज होता है, घरों में भी माइक्रोवेव ओवन वगैरह होते हैं तो वहां पर माइक्रोवेव्स यूज होती हैं, है ना। इंफ्रारेड की बात करें तो हीटिंग के लिए, विजिबल की बात करें तो इल्यूमिनेशन लाइट वगैरह के लिए, अल्ट्रावायलेट की बात करें तो जर्मिसाइडल लैंप, जर्म्स वगैरह मारने के लिए जो लैंप बनते हैं, जैसे आजकल वाटर प्यूरिफायर्स में भी यूवी आता है। एक्सरेज की बात करें तो हॉस्पिटल में हो गया, और गामा रेज की बात करें तो कैंसर ट्रीटमेंट में हो गया, दैट इज कीमोथेरेपी वाला ट्रीटमेंट। ये क्लियर है चीज, तो इसको आप नोट करके रखें, आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप कैसे याद करें। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर ली क्या है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर ली क्या है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ पॉइंट हैं जो हमको याद रखने हैं और उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर ली। अब जब हमने पढ़ना शुरू किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में स्टार्ट किया था, तो हमने बोला था कि एक थ्योरी आई थी विच वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम नोट की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं और उसने कुछ चीजें हमारे लिए आसान भी कर दी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे लिए ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी explains phenomenon like diffraction and interference, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने हमको डायफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस जैसे कुछ फिनोमिना थे उनको तो बहुत आसानी से समझा दिया। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है, डायफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, कोई ऐसी चीज आ गई जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रुक सकती है, उसको रोक सकती है, तो वो जो वेव है वो अपने आप को बेंड करके निकल जाती है, दैट प्रोसेस कॉल्ड डायफ्रैक्शन। और इंटरफेरेंस का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव्स। ठीक है, जहां एक ऐसा प्रोसेस जहां पर जो अलग अलग वेव्स होती हैं वो एक साथ आपस में कंबाइन हो सकती है। तो ये हो गया प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो वेव थ्योरी जो थी उसने हमको दो चीजें तो बहुत आसानी से समझा दी, एक डायफ्रैक्शन वाला प्रोसेस और एक इंटरफेरेंस वाला प्रोसेस। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसे भी आई जिनके बारे में वेव थ्योरी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। उसमें पहला हो गया एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज। अगर कोई सब्सटेंस है, कोई चीज है मेरे पास, तो उसको मैंने गर्म करके रख दिया, छोड़ दिया है, तो हम देखेंगे अगर उसको, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेस है, आयरन है जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, अगर आप उसको प्लग इन करके गर्म कर लेते हैं और आप उसको चेहरे के पास लाते हैं तो आपको महसूस होता है ना, हीट महसूस होती है। मतलब कि कोई हॉट बॉडी अगर होगी तो उसमें से रेडिएशन क्या होती है, एमिट होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इस चीज के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ठीक है, तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो वो है इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑन स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन। ठीक है, या फिर ऐसा लिख लेते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय स्ट्राइकिंग एनर्जी। किसी मेटल के ऊपर अगर एनर्जी डाली जाए मेटल सरफेस के ऊपर, तो उस सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होते हैं। ठीक है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हो गया क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने हमको डाइफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस जैसे फिनोमेना तो आसानी से समझा दिए कि वेव बेंड हो सकती है इन प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्स्टिकल, या फिर वेव जो है वो कंबाइन हो सकती है एक नई वेव बनाने के लिए। लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे थे जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दैट मींस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट मींस इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। इनके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो थी वो हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो वो हो गया वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी, है ना, अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो है वो वेरी क्यों करती है, सबके लिए सेम क्यों नहीं है। ठीक है, अच्छा हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। हीट कैपेसिटी क्या है, ये हो गया अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। ठीक है, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन हो गई अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। 1 डिग्री राइज करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट है उसको हम बोल रहे हैं क्या, हीट कैपेसिटी। तो अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू अलग अलग क्यों आती है, ये भी हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने नहीं समझाया। और लास्ट है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। फिफ्थ हो गया लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम कैसे बनता है हाइड्रोजन एटम का। तो दूसरे एटम के लिए अगर हम हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को रेफरेंस लेकर चले तो वहां पर हमको दिक्कत आए कि हाइड्रोजन के लिए तो हम बना सकते हैं लेकिन बाकी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कर सकती है, और ये हो गई सारी लिमिटेशंस, है ना। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट जो हमने लिखे हैं, दिस आर limitations of electromagnetic wave theory। क्लियर है चीज, है ना। तो यहां तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात की और ये देखा कि जब भी कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसके साथ जो भी एनर्जी निकलती है दैट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, उस वेव के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड रहती है, पहली चीज। उसके बाद हमने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो थी उसमें डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसी चीजों को तो समझा दिया, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी और एटम के स्पेक्ट्रम को विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन एटम थोड़ा सा दिक्कत आया समझाने में। ठीक है, अब यहां तक हमको ये समझ में आ गया है कि अगर कोई एक पार्टिकल है तो उसके साथ एक वेव नेचर है जो एसोसिएट करता है। अब हम बात करेंगे किसकी, एक नई थ्योरी की जिसको बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसने हमको ये बताया कि जो पार्टिकल है उसके साथ वेव नेचर तो एसोसिएट करता है लेकिन एक पार्टिकल नेचर भी एसोसिएट करता है। तो वो जो पार्टिकल नेचर था वो क्या था और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या आई उसको हम देखते हैं। आप इसको नोट करें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पहला हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जिसने हमको बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उनके साथ वेव नेचर एसोसिएट करता है। अब हम पढ़ रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो हमको ये बताएगी कि पार्टिकल के साथ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ पार्टिकल नेचर भी एसोसिएट करता है। ठीक है, मतलब वेव के फॉर्म में तो चलेगी, वेव नेचर तो होगा किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, लेकिन उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर पार्टिकल नेचर भी होगा। पार्टिकल नेचर मींस व्हाट, कि इट विल कैरी सर्टेन मास। अगर एक पार्टिकल है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, वेव के केस में जब हमने बात की थी तो मास नहीं था। क्लियर है, जब हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं तो हम मास को एसोसिएट करवाएंगे। अब ये किसने दिया, कहां से आया, सारी चीजें हम यहाँ लिखते जाते हैं, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज है गिवन बाय मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने दिया कब, 1900 में। ठीक है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक इन 1900। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेकंड है this theory was extended by Einstein in 1905।
आइंस्टीन इन 1905। थ्योरी को दिया मैक्स प्लैंक ने 1900 में और थ्योरी को एक्सटेंड किया आइंस्टीन ने 1905 में। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या बोलती है वो डेफिनेशन अपन लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखना है पहली चीज कि रेडिएंट एनर्जी इज emitted or absorbed in form of quantum, ठीक है, जितनी भी रेडिएट एनर्जी है चाहे वो एमिट हो रही है चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही है, वो किस फॉर्म में होगी? क्वांटम के फॉर्म में। ठीक है, अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ लाइट, ठीक है, अगर हम नॉर्मल लाइट की बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ लाइट क्वांटम एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन, है ना। क्वांटम के साथ जो एनर्जी एसोसिएट कर आ रही है उसको हमने नाम दे दिया क्या? फोटॉन। अब इसको समझिए कि इसका क्या मतलब है। जैसे सपोज मान लो कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, उस लाइट सोर्स से अगर लाइट आ रही है और किसी सरफेस पे टकराती है तो उस सरफेस की प्रॉपर्टी है कि उस लाइट में से एनर्जी को क्या करेगा? एब्सॉर्ब करेगा। ये बिल्कुल सिंपल सा फंडा है ना। कोई बल्ब अगर हमने जलाया है और नीचे कोई सरफेस रख दिया, मेटल रख दिया, तो धीरे धीरे मेटल क्या हो रहा है? गर्म होगा। उसका रीजन क्या निकल कर आया कि उस लाइट में जो एनर्जी थी दैट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द मेटल सरफेस। ठीक है, तो प्लैंक ने क्या बोला, ये थ्योरी जो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बोल रही है कि वो जो एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, या उसी की जगह अगर हम कोई गर्म लोहा रख देते हैं कहीं पर तो धीरे धीरे उसमें से एनर्जी क्या होगी? रेडिएट होगी। तो वो जो एनर्जी है जो एमिट होती है या एब्सॉर्ब होती है वो किस फॉर्म में हो रही है? क्वांटम के फॉर्म में। इसी क्वांटम को हम लाइट के केस में क्या बोल देते हैं? फोटोन, है ना। इस क्वांटम या फोटोन का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी, है ना। ये फोटोन जो है दैट मींस पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहां से चीजें निकल कर आ गई कि जो लाइट है या जो रेडिएशन है जब वो ट्रैवल कर रही है तो उसके साथ एनर्जी कंटिन्यूस नहीं है। उस पूरी रेडिएशन के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स हैं किसके? एनर्जी के। दीज पैकेट्स आर कॉल्ड एज फोटोन्स या क्वांटा या फिर क्वांटम। क्लियर है। और ये जो फोटोन या पैकेट है जब ये जाकर स्ट्राइक करता है तो अपनी अंदर की एनर्जी जो है वो सरफेस को दे देता है, या कोई अगर हॉट सरफेस से एनर्जी निकल रही है तो निकलते टाइम उसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिनके अंदर एनर्जी है, दोस पैकेट्स आर कॉल्ड फोटोन। इसीलिए वो जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, लगातार एनर्जी सरफेस को नहीं मिल रही है। अगर एक मेटल सरफेस मैंने रखा है, यहाँ से एक लाइट दे रहा हूं मैं जिससे मेटल सरफेस गर्म हो रहा है, तो यहाँ से निकलने वाली जो एनर्जी आ रही है मेटल सरफेस की तरफ, उसके अंदर छोटे छोटे फोटॉन्स हैं। जब वो टकराते हैं तो मेटल को क्या देते हैं? एनर्जी। बाकी टाइम लाइट आ रही है, वेव्स आ रही है, लेकिन उसमें एनर्जी नहीं है। फिर अचानक से कोई फोटोन आएगा, वो टकराएगा मेटल सरफेस पे और क्या दे देगा? एनर्जी। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से निकल कर आया कि जो रेडिएट एनर्जी होती है दैट इज एमिटेड और एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो दिस क्वांटम एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन। क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी ऑफ क्वांटम, एनर्जी ऑफ क्वांटम is directly proportional to the frequency, proportional to the frequency of the radiation। जो भी रेडिएशन आ रही है उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रिलेशन क्या आता है? E is directly proportional to nu। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटा दें तो हमको मिलता है E इक्वल्स टू एच न्यू, है ना। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट लगता है। यहां पर H जो है वेयर H इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। और जैसे हर कांस्टेंट के जैसे पाई है, मैथ्स में आप पढ़ते हो तो वैल्यू क्या है? 22/7 पढ़ते हैं। वैसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट जो है उसकी भी अपनी एक वैल्यू होगी दैट इज 6.626 into 10 to the power of 27 kg, है ना। 10 to the power of -27 अर्ग, ERG। ठीक है, अर्ग इज द यूनिट। इसी को अगर हम जूल पर सेकंड में देखते हैं तो ये हो जाएगा 6 into 6.626 into 10 to the power of
-34 जूल पर सेकेंड। इतनी वैल्यू होगी किसकी, प्लैंक्स कांस्टेंट की। क्लियर है चीज, ठीक है। तो हमने ये बोला कि जितनी भी रेडिएंट एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब हो रही थी वो क्वांटम के फॉर्म में हो रही थी, और जो भी क्वांटम है एनर्जी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के। E इक्वल्स टू न्यू इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की अर्ग में और जूल पर सेकंड यूनिट में अगर वैल्यू देखें तो 6.626, ये हमारे लिए ज्यादा कॉमन है ना। न्यूमेरिकल पोर्शन जब हम करेंगे तो यही काम आएगा, 6.626 × 10⁻⁻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 ⁻
पॉइंट फॉर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और absorbed by a body will be a whole number, will be a whole number। whole number मतलब पूरा होगा, ठीक है ना। मतलब ये जो E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ये इज इक्वल टू एन एच न्यू हो सकता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी integer like 1 2 3 etc। क्लियर है। तो जितनी भी एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी वो सारी हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होगी, बिकॉज हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, क्वांटा या फोटोन। और फोटोन जो है वो होल नंबर्स में हो सकता है, 1 फोटोन 2 फोटोन 5 फोटोन, है ना, आधा फोटोन नहीं हो सकता। इसीलिए वैल्यूज जो होंगी वो हमेशा क्या होंगी, होल नंबर में। और इसीलिए E इज इक्वल टू एच न्यू को मैंने लिख दिया इज इक्वल टू NH न्यू, वेयर n कैन बी एनी इंटीजर व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटोन्स। क्लियर है चीज। तो ये तो हमने बात कर ली कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या था, ठीक है। अब इसी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के साथ दो चीजें चलती है जो भी हमने पहले पढ़ी, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो वेव थ्योरी ने हमको नहीं समझाया था, और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट इज इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उन दोनों की हम बात करेंगे। आप इस पांचों पॉइंट्स इसके लिख लें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के, है ना। अब फर्स्ट फिनोमेना है हमारे पास फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में बताया था कि एक्सप्लेन नहीं हुआ था, उसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी क्या है, डेफिनेशन में हम ये बोल रहे हैं कि एक ऐसी आइडियल बॉडी विच absorbs and emits the radiation of all frequencies। एक ऐसी बॉडी जो हर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब और एमिट करे, उसको हम क्या बोल देते हैं, ब्लैक बॉडी। जो बॉडी होगी दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी, और जो रेडिएशन एमिट करेगी दैट रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो एक ऐसी आइडियल बॉडी जो हर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्सॉर्ब करे और एमिट करे, दैट बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। जैसे एक सॉलिड लिया सपोज मैंने, ठीक है, ये सॉलिड मैंने लिया, इस सॉलिड को बाहर से मैंने क्या कर दिया, हीट करना शुरू किया, ठीक है। तो जैसे जैसे सॉलिड हीट होगा, इसके एटम्स जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो एटम्स हैं दे विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, है ना। यहां पर क्या होगा, एटम्स स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ठीक है। अब ये एटम ऑसिलेट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इन्होंने एनर्जी क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली है। अब अगर इनको ऑसिलेशन खत्म करना है, एटम को वापस से स्टेबल स्टेट में आना है, तो जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की है उसको वापस निकालना पड़ेगा, रेडिएट करना पड़ेगा। तो यहां से क्या हो जाता है, एमिट्स रेडिएशन, ठीक है। यहां से वो क्या करना शुरू कर देते हैं, रेडिएशन को एमिट करना शुरू कर देते हैं ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करना शुरू कर देते हैं,
क्लियर है चीज। तो ये जो प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वो सॉलिड जिसने हर एक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रही है, सारी वेवलेंथ की सारी फ्रीक्वेंसी लाइट को एमिट कर देती है, दैट बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। और रेडिएशन को बोलती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लो आयरन लिया मैंने, है ना, लोहा लिया और इसको मैंने हीट करना शुरू किया, तो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा लोहा जो है वो गर्म होता जाएगा, वैसे वैसे वो ग्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, तो जो पहला कलर इसमें मिलेगा दैट विल बी डल रेड, हल्का रेड कलर, है ना। इसके बाद हीटिंग जो है वो और आगे बढ़ गई और हीट होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या मिल रहा है अपने को, डार्क रेड, डार्क रेड कलर आने लग जाएगा, लोहा गर्म होकर लाल हो जाएगा। इसको अगर आप और हीट करने लग जाते हो तो दिस रेड कलर विल कन्वर्ट इनटू व्हाइट। ठीक है, और व्हाइट से भी अगर हम इसको और हीट होने देते हैं और टेम्परेचर बढ़ने देते हैं देन इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू, इट विल स्टार्ट ग्लोइंग ब्लू। ठीक है, अब ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है जब आप टेम्परेचर को इतना बढ़ा सकें, घर में नहीं कर सकते। आप घर में करोगे तो आप इतनी हीट दे पाओगे जितना क्या हो, डार्क रेड तक पहुंच पाओ। और हीट बढ़ाएंगे तो व्हाइट होगा और हीट बढ़ाएंगे तो ब्लू होगा। अब यहाँ हमको देखने के लिए मिल रहा है कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, रेड से, और एंड कहां हो रहा है, ब्लू पे। तो अगर हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ के केस में जब कलर की बात कर रहे हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज होती जा रही है ना। यहाँ पर आप एक नोट लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, नोट लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज ये जो रेड कलर होता है दिस इज हाईएस्ट वेवलेंथ, है ना। विबग्य और में रेड कहां आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। ठीक है, और जो ब्लू होता है ये लोवेस्ट वेवलेंथ दे रहा है यहां पर। ठीक है, तो जब हमने ये बात करी पूरी तो इसमें देखा कि हाईएस्ट वेवलेंथ से कहां जा रहे हैं, लोवेस्ट की तरफ। तो आप एक नोट लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, in term of wavelength, radiation emitted goes from a higher wavelength to a lower wavelength, on increasing temperature, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नोट कि अगर हम वेवलेंथ के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो जो भी रेडिएशन एमिट हो रही है वो हायर वेवलेंथ से लोअर की तरफ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे हमको हाईएस्ट वेवलेंथ रेड कलर मिल रहा था और कम होते होते लोवेस्ट वेवलेंथ ब्लू कलर तक हम गए। तो ये जो फिनोमिना हुआ जहां पर एक बॉडी सारी वेवलेंथ की सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करे और सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और वो आइडियल बॉडी कहलाती है ब्लैक बॉडी। ये आप करें, फिर हम सेकंड फिनोमिना की बात करते हैं। चलिए, अब सेकंड जो हमारा फिनोमिना है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को 1887 में एच हर्ट्ज ने किया। इसमें क्या है कि अगर हम एक मेटल की सरफेस है, ठीक है, इस मेटल की सरफेस के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, कोई एनर्जी देते हैं थ्रू रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑन स्ट्राइकिंग ऑफ एनर्जी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनको कैसे पता चला, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ डिटेक्टर। इसको हमने करंट सोर्स से कनेक्ट कर दिया एक वैक्यूम चेंबर के अंदर। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस हो गया कि मेटल की सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑन द स्ट्राइकिंग ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डेफिनेशन लिख लें अपन नीचे, phenomenon of ejection of electron from the metal surface due to light of suitable frequency
is called photoelectric effect। ठीक है, एक लाइन और लिख लेते हैं, एंड द emitted electrons are called photoelectrons। ठीक है, वो फिनोमिना जिसमें मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या करे, इजेक्ट करे, कब, जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो, उस इफेक्ट को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला। और जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आए, दोस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो ये तो हुई प्रोसेस। अब इससे क्या रिजल्ट निकल कर आता है, क्या चीजें पता चली जो हमको याद रखनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स वेर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द लाइट is made incident on the surface या hit on the surface। ठीक है, क्या लिख रहे हैं वन, the electrons were ejected as soon as the light hits the surface। जैसे ही लाइट सरफेस पर हिट करती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। यहाँ पर कोई लैग नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक लाइट आई और उसके थोड़े टाइम बाद फिर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। जैसे ही लाइट सरफेस पे इंसिडेंट होती है, हिट करती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं देर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected is proportional to the intensity of the brightness of light। लाइट कितनी ज्यादा ब्राइट होगी, जितनी ज्यादा ब्राइट होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जितनी ज्यादा ब्राइटनेस की इंटेंसिटी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा क्या, एवरी मेटल हैज कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। एवरी मेटल हैज इट्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर मेटल सरफेस को बदला जाए बार बार, तो ऐसा नहीं है कि एक ही फ्रीक्वेंसी वाली लाइट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाए। अलग अलग मेटल के केस में अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली लाइट की जरूरत है। इसलिए हमने बोला एवरी मेटल हैज इट्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको नाम दे दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पे चलें। अब अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, तो ये हो गई एनर्जी ऑफ, या फिर ऐसा लिख लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, जो स्ट्राइकिंग फोटोन, ये जो लाइट आ रही है इसमें से छोटे छोटे पैकेट्स होंगे एनर्जी के, जिनको हमने क्या बोला, फोटॉन्स। तो वो फोटोन जब यहाँ स्ट्राइक कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है ये कितनी स्पीड से जाएगा वो भी डिपेंड करता है किस पे, कि कितनी एनर्जी मिली। तो यहाँ जो, जैसे मान लो यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा लगा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब सरफेस पे अटैच्ड है, एटम में अटैच्ड है, तो अपनी एक एनर्जी से है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। तो जितना भी फोटोन हम दे रहे हैं वो इस बाइंडिंग एनर्जी को क्या कर देगा, तोड़ देगा। और अगर एक्स्ट्रा एनर्जी होगी देन दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होने लगेगा। क्लियर है? तो जो एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक, अब अगर इसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं, जैसे मान लो एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन को हम h न्यू मान लेते हैं सपोज। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी को हम h न्यू नॉट मान लेते हैं। ठीक है, तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, डेफिनेशन हटा दें अपन। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी
विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना। ये वैल्यू निकालनी थी तो इसको यहाँ लाकर माइनस कर दिया, इसमें से कॉमन निकाल ले तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, है ना, नॉर्मल कितनी लगी वो, उसके बाद प्लैंक्स की वैल्यू कांस्टेंट की वो रखें तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो पढ़ी उसके साथ दो चीजें एसोसिएट कर रही थी। इससे पहले जो हमने पढ़ा दैट वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अभी जो हमने पढ़ा दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है। अब ये तो हमने बात कर ली पार्टिकल नेचर की। यहां से हमको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसके साथ पार्टिकल नेचर भी एसोसिएट करता है। वो पार्टिकल कौन आ गए यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन के मास भी होते। क्लियर है चीज। तो यहां तक हमने ये देख लिया कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है तो दो नेचर से ट्रैवल कर रही है, एक तो वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। क्लियर है चीज। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर एक एटम में लेता हूं और एटम के ऊपर लाइट डालता हूं तो उससे स्पेक्ट्रम कैसे बनता है ना। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने टाइप के हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, वो सारी चीजें। और फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे बोर्स मॉडल पे एटम के, जिसमें हम बोर एनर्जी का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। क्लियर है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें। ठीक है, मैंने सारी चीजें आपको बिल्कुल स्टेप्स में लिख कर दी है, हर चीज लिख कर दे रहा हूं, तो आप साथ में नोट्स बनाते चलें। ठीक है, आपको इजी हो जाएगा चीजें पढ़ने के लिए। चलिए, थैंक यू।